मैं हूं डॉक्टर एसके सर। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले कि धनतेरस के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेरों सारी बधाई है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आप लोगों को माँ लक्ष्मी का कृपा सदा बना रहे। तो इस तरह से धनतेरस के इस अवसर पे आप सभी को मेरी ओर से ढेरों सारे बधाई हो, और साथ ही साथ मेरे चैनल के माध्यम से भी आप सभी को आप लोग खुश रहे और माँ लक्ष्मी का कृपा हमेशा सदा बना रहे। तो चलते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेट क्या है। बेट क्या है, चूँकि कई स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर थोड़ा वीडियो क्लास के माध्यम से हमें समझा दो, चूँकि मैंने इससे पहले जो बताया था तो मैंने एक पीडीएफ के माध्यम से समझाया था कि बेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली है, जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सिलेक्शन होती है, तो उसमें इस बार जो क्या है कि नेट के तर्ज पे बेट का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेट क्या है। तो देखिए, बेट जो है इसको बोला जाता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या समझे? बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। एकदम वन बाय वन इजी वे से हम लोग समझेंगे। क्या समझे? बेट का मतलब हुआ बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 2024 में इस बार गवर्नमेंट के माध्यम से नोटिफिकेशन आई है। तो यहाँ पे समझते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक होती है एनईटी नेट, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, तो वही नेट के तर्ज पे बेट होगा। नेट के तर्ज पे, नेट के तर्ज पर बेट होगा। आप समझना ये है कि सर जब नेट है ही तो बेट किस बात के लिए होगी। तो देखिए, नेट हो गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, ये राष्ट्र स्तर पे होगा, यानी कि तमाम जो हमारे इंडिया का जो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ से लेकर के लो से लो सभी यूनिवर्सिटीज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होती हो नेट के माध्यम से। ठीक है, और इसी में जो टॉप 6% कैंडिडेट होती है, नेट में जो टॉप 6% जो कैंडिडेट होती है, इसी में से उनका सिलेक्शन होती है जेआरएफ। हाँ दोस्तों, जेआरएफ ये काफ़ी इससे भी ऊपर हो गया। इसको बोला जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, इसका मतलब 3 चीज़ रहा, एक हुआ बेट, नेट और जेआरएफ। तो नेट हुआ ये क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। यदि आप उसमें से अगर अच्छा बेस्ट करते हो, हाई कट ऑफ हाई मार्क्स जाती है, तो जो नेट क्वालिफाइड है उसमें टॉप 6% को जेआरएफ अवार्ड दिया जाता है। जेआरएफ अवार्ड, जेआरएफ अवार्ड। ठीक है, एकदम वन बाय वन समझिए, जेआरएफ अवार्ड दिया जाता है। एक प्रकार के ये आपको भारत सरकार यानी कि यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, जो फंड प्रोवाइड करती है स्कॉलर को कि आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के आप रिसर्च करो और आपको मैं फेलोशिप प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, कैसे कैंडिडेट के लिए? तो वैसे जो नेट में जो टॉप 6% कैंडिडेट होते हैं उसके लिए। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि नेट और जेआरएफ जो हुआ, ये क्या हुआ, आपको नेशनल लेवल के लिए हुआ, और बेट जो हुआ बिहार के लिए, मतलब ये स्टेट लेवल। यदि आप बेट क्वालिफाइड करते हो तो ओनली आप बिहार के ही यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो, और ओनली आप जिस स्टेट के लिए आप बेट क्वालिफाइड हो, बिहार के लिए जैसे बेट हुआ, किसी कोई सेट कंडक्ट करवाती है, तो आप जिस यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप क्वालिफाइड, जिस स्टेट के लिए क्वालिफाइड करते हो, उस स्टेट के लिए आप एलिजिबल होते हो। बट यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करते हो तो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो। अब समझिए, अब सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया है उसको भी समझेंगे, तब जाकर के आप लोगों को पता चलेगा क्या बेट है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं
काफ़ी कोई खुश है, काफ़ी दुख है, सभी को अपना अपना एजम्पशन है, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। जब तक कि हम लोग 100% कॉन्फर्म क्लियर कॉन्सेप्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि उस चीज़ के बारे में अच्छे तरीक़ा से जानकारी नहीं मिलेगी। तो हम लोग को आज वही कन्फ्यूजन को दूर करनी है कि बेट क्या है, नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, और किसको क्वालिफाइड करने से ज़्यादा एडवांटेज है और किसको क्वालिफाइड करने से ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। तो देखिए, बेट समझे, नेट समझे, जेआरएफ, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये अपना राष्ट्र लेवल का है। अब देखिए, अब जो सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो अब देखेंगे क्या होती है। बेट आपको अंक कितना मिलती है वो देखिए। यदि आप बेट क्वालिफाइड करते हो तो बेट के लिए हुआ, बिहार के लिए हुआ, तो मैं बिहार की ही बात कर रहा हूँ। बेट यदि क्वालिफाइड करते हो तो आपको 3 मार्क्स दिया जाता है। यदि आप नेट क्वालिफाइड हो तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। आप नेट, ठीक है, एंड जेआरएफ, क्योंकि जो भी जेआरएफ होते हैं वो नेट होते ही हैं, क्योंकि नेट से ही सिलेक्शन होता है जो टॉप 6% है, तो ये 7 मार्क्स। देखिए, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर को सिलेक्शन में जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस मार्क्स को एक अच्छा वर्ड्स के रूप में हम लोग जानते हैं, उसका नाम है एपीआई। क्या समझे? एपीआई। एपीआई मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब आपको एकेडमिक में क्या है। मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करता हूँ, तो ये आपको रहा जो आप टेस्ट क्वालिफाइड करोगे तो इसमें एपीआई स्कोर में इतना मार्क्स आपको ऐड होगा। तो आपको शायद पता ही चल गया होगा कि बेट के लिए 3 मार्क्स, नेट जो क्वालिफाइड है 5, और नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड है उसको 7 मार्क्स मिलती है। अब आगे चलते हैं। आप इसी बेट नेट जेआरएफ के माध्यम से पीएचडी भी करोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे पीएचडी में कितना अंक मिलेगा, उस पर आप फोकस करें। आप पीएचडी करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा बिहार के लिए 30 मार्क्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देती है 25 मार्क्स और जेआरएफ को देती है 10 मार्क्स, ठीक है। अभी मैं बिहार के लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए झारखंड का एलिजिबिलिटी है, उसका कुछ अलग है क्राइटेरिया, लेकिन अभी बेट पे ही फोकस कर रहे हैं, बेट को ही अच्छे समझा रहे हैं, इसलिए मैं बिहार में जो एपीआई में एकेडमिक परफॉर्मेंस पे जो मार्क्स ऐड होती है, मैं उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नहीं तो इस झारखंड में जाएंगे, वहाँ का कुछ अलग से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मार्क्स का अलग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो जो जितना बड़ा एग्जाम क्वालिफाइड है उसको उतना मार्क्स बढ़ जाता है। जैसे जेआरएफ में सेंट्रल में जाएंगे तो 10 मार्क्स मिलेगा, बेट तो वहाँ होगा नहीं, नेट होगा, इसमें 5 मिलेगा, नेट जेआरएफ में 10 मिलेगा, ठीक है। पीएचडी कर लेते हो तो 30 मार्क्स। अब पीजी तो जब पीएचडी जैसे कंप्लीट हो, पीजी तो कंप्लीट रहेगा ही, पीजी होती है, और एक होगा यूजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। पीजी में मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेगी 25, ठीक है, और इसमें मिलती है 15 मार्क्स, और प्लस ये सभी ला करके एपीआई में आपको इंक्लूड होगी, ठीक है। और फिर प्लस इंटरव्यू होती है, तीसरा स्टेप इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू होती है। अब इंटरव्यू में जो ऐड होती है वो 15 मार्क्स का जो होती है इंटरव्यू होती है, इतना जा करके एपीआई बनता है, ठीक है। उसके बाद एक रिसर्च पब्लिकेशन होता है, ठीक है ना, मैं इसको पेपर बोल रहा हूँ, पेपर 5 पेपर रहेगा, ईच में होता है 2 मार्क्स ईच पेपर, यानी कि मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। क्या समझे? यदि आपको 5 रिसर्च पेपर है तो 10 मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम, यदि 10 भी है तो भी 10 ही मिलेगा, यानी कि अल्टीमेटली ये है फाइनली कि रिसर्च पेपर में 2 मार्क्स ईच पेपर पे मिलती है। यदि 2 पेपर है तो 4 नंबर, 1 पेपर होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, 7 है तो भी 10, चूँकि मैक्सिमम आकर के कंडीशन 10 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यदि अवार्ड है किसी प्रकार का, एक स्टेट लेवल की और एक होती है नेशनल लेवल की अवार्ड, ठीक है। अवार्ड है तो मैं मैक्सिमम की ही बात करूँगा, अवार्ड, तो ये अवार्ड पे मिलती है 3 मार्क्स। तो इस तरह से जाकर के ये सिलेक्शन की जरिया है,
तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा कि जो भी स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, आप बेट क्वालिफाइड कर लो, पीएचडी आपको करना ही पड़ेगा। यदि आप बेट क्वालिफाइड हो, पीएचडी नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीएचडी अगर आपके पास नहीं है तो 30 मार्क्स से आप वंचित हो पाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ पीएचडी किए हुए हैं पहले से, बहुत पहले, लेकिन वो ना बेट है, ना नेट है, ना जीआरएफ है, तो फिर उनके लिए एडवांटेज है कि वो बेट क्वालिफाइड कर लें। अगर वो बेट नहीं क्वालिफाइड करते हैं तो 3 मार्क्स से वंचित हो जाएंगे। अगर वो नेट करते हैं तो 5 मार्क्स से ऐड हो जाएगा, यदि जीआरएफ करते हैं तो 7। लेकिन ये नेट जीआरएफ वो सब नहीं है, चूँकि इसके लिए एज लिमिट दिया गया, 30 ईयर से ज़्यादा आपको एज नहीं होनी चाहिए। नेट है, बेट है, आपका एज का लिमिटेशन नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन ये 30 ईयर जैसे हो गया, उससे ज़्यादा पे आप एलिजिबल नहीं हो एग्जाम में अपियर होने का। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अल्टीमेटली ये रहा मेरा कहने की मतलब ये कि नेट इनमें से सभी पीएचडी भी कंपलसरी है, आपके पास नहीं है तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ पीएचडी हो, 30 मार्क्स देखने का है, जिससे होता है कि पीएचडी सबसे हाई मार्क्स है तो रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी डिग्रियां हैं, तो इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। चूँकि काफ़ी कठिन एग्जामिनेशन होती है नेट जीआरएफ, और उसके माध्यम से आप पीएचडी करते हो, इंटरव्यू में जाते हो, सिलेक्ट फिर होते हो, तब जाकर के पीएचडी में एडमिशन होती है, कोर्स वर्क होती है, फिर एग्जामिनेशन होती है, उसको क्वालिफाइड करते हो। उसके बाद आपको थेसिस लिखनी पड़ती है, 200-300 पेजेज का थेसिस। जब वो थेसिस चेक होती है, उसको अप्रूव्ड हो जाते हैं, प्लेगरिज्म चेक करके एरर से फ्री होती है, तब जाकर के आपका फाइनल थेसिस अप्रूव्ड होती है, तब जाकर के आप सबमिशन करते हो। और जब फिर सबमिशन करते हो तो वो थेसिस आपने 200-300 पेजेस में लिखा है, उसका फिर से आपको ओपन वाइवा वॉइस होगा, आपको सामने सब बैठे रहेंगे, जो एक्सटर्नल हो गए, अदर स्टेट का यूनिवर्सिटी से आएंगे, अदर यूनिवर्सिटी से आएंगे, आपको एक्सपर्ट वाइवा में आपका हेड रहेंगे, डीन रहेगा, सुपरवाइजर रहेगा, कैंडिडेट रहेगा, बहुत सारे वहाँ का स्टूडेंट होगा, रिसर्च स्कॉलर होगा, वहाँ पे आपको ओपन वाइवा को प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है। तो इसलिए अल्टीमेटली हमारे देश की सबसे बहुत बड़ी डिग्री है पीएचडी, जिसको नाम से पहले लगती है डॉक्टर, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलती है। लेकिन ज़्यादा मार्क्स मिलते हुए आपको नेट बेट जीआरएफ होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर यहाँ से आपको 5-7 नंबर से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो कैटेगरीज वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए एडवांटेज ये है कि अगर बेट नेट नहीं है और पीएचडी है तो सीधे उसको जॉब हो जाएगा। जैसे एससी एसटी है, क्योंकि उन लोगों को 70-72 तक कटअप जाता है। अगर नेट जीआरएफ नहीं भी क्वालिफाइड है तो एससी एसटी को क्या होते हैं, 72-73 मार्क्स यहाँ से ही स्कोर पुर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई एससी एसटी है तो उनको क्या एडवांटेज है, तो देखिए 30 मार्क्स उनको मिलेगा पीएचडी में, और यहाँ पर 25 और 40 कितना हो गया, 40 और 30 70 हो गया। रिसर्च पेपर अगर 5 है तो 80 हो गया। इंटरव्यू में 5 नंबर भी देगा तो भी, 0 नंबर देगा तो भी इसको सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 70, 72, 75 पे कट ऑफ ही जाती है, तो 80 नंबर तुमको पहले ही हो गया एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो इस तरह से हमारा बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन होती है वो काफ़ी इस तरीके से होती है और अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पोस्ट भी है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि क्या है नेट, क्या है बेट। अब देखेंगे ये जो बेट है इसका एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो बेट का जो सिलेबस होगी वो नेट के तर्ज पे होगा। हाँ, नेट का क्या होगा, लेवल हाई होगा, और बेट जो एग्जामिनेशन होती है लेवल थोड़ा लो होंगे। इसमें भीड़ भी कम होती है क्योंकि ये स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन होती है और इसकी अपेक्षा लो होती है। मैं समझता हूँ नेट और जीआरएफ की अपेक्षा ये सीधे 50% का लेवल होती है, उसका हाफ, ठीक है। क्योंकि ये तो नेशनल लेवल के हो गया, 12-15 लाख कैंडिडेट अपेयर होते हैं, इसमें मैक्सिमम 1-1.5 लाख होंगे, उतना भी हो गया वो काफ़ी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम होगा, यहाँ पे 10 गुना इसकी अपेक्षा ये टफ हो जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।